नमस्कार। इस दिल से के एपिसोड में हम जो पार्लियामेंट की पिछले 3 दिनों में बहस हुई है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बातें कहना ज़रूरी है। पहली बात यह कि जो हादसा हुआ 22 अप्रैल, जहां हमारे 26 लोग मारे गए और ऐसे लोगों से मारे गए जो पाकिस्तान से आए, और ये जो टेररिस्ट थे ये लगभग 400 किलोमीटर अंदर हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर की टेरिटरी में आए और इनके पास AK-47 थे, इनके पास M4 कार्बाइन थे और इनके पास हेलमेट्स थे जिन पे ऊपर कैमरे लगे हुए थे। तो सवाल उठता है कि ये 400 किलोमीटर अंदर कैसे आए और किसी को पता ही नहीं चला, ये एक सवाल उठता है। दूसरा जो सवाल उठता है कि अगर इन्होंने इस तरह से बेरहमी से लोगों को मार दिया और किसी को पता भी नहीं चला, जब तक सुरक्षाकर्मी वहाँ आए तब तक वो भाग चुके थे। और अभी जब पार्लियामेंट में बहस हो रही थी तो अचानक ऐसा लगा कि वो जो 3 टेररिस्ट थे उनको बहस के दरमियान मारा गया, ताकि सत्ता पक्ष के लोग बता सकें कि देखिए हमने इनको मार दिया। दूसरा जो सवाल उठता है वो ये है कि हमारी सुरक्षा की व्यवस्था है क्या। जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, वो हमेशा कहते रहे कि जम्मू कश्मीर में हमने टेररिज्म ख़त्म कर दिया। ये बात आपको याद होगा 8 नवंबर 2016 से बात कहनी शुरू हो गई, क्योंकि उस समय इन्होंने नोटबंदी का ऐलान किया और कहा कि नोटबंदी हो जाएगी तो टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद उरी हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, फिर इन्होंने वही दोहराया। फिर उसके बाद पुलवामा हुआ, फिर बालाकोट हुआ, फिर वही दोहराया, और अब ये पहलगाम में जो हादसा हुआ वही बात वो दोहरा रहे हैं। लेकिन 2016 से आज तक टेररिज्म ख़त्म नहीं हुआ, बड़ा या कमती हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो सरकार है वो केंद्र की सरकार है, और केंद्र की सरकार होते हुए सारा सिस्टम सेंट्रलाइज्ड रहता है, मतलब कि सारा अख्तियार लेफ्टिनेंट गवर्नर को है। और जब सुरक्षा कर्मियों की मीटिंग होती है, सिक्योरिटी की मीटिंग होती है, तो उस समय जो हमारी सरकार है वहाँ, जम्मू कश्मीर की सरकार, उमर अब्दुल्ला की सरकार, उसको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता, उनको उन मीटिंग्स में बुलाया भी नहीं जाता। तो मतलब यह है कि जो इन्फॉर्मेशन आती है वो तो जनता से आती है ना, तो आप जनता से बात नहीं करोगे, सरकार को कॉन्फिडेंस में नहीं लोगे, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को पता कैसे चलेगा कि वहाँ सुरक्षित जम्मू कश्मीर के लोग हैं या नहीं। एक दूसरा सवाल ये उठता है। और तीसरा सवाल ये उठता है, वो ज़्यादा गंभीर सवाल है कि जो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, क्या हम आने वाले दिनों में ऐसा ऑपरेशन दोबारा कर सकते हैं, करेंगे? अगर ऐसा ही हादसा दोबारा हुआ और करेंगे तो फिर उसका आर पार की लड़ाई होगी, और अगर होगी तो हमारी जो डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट की प्रेपरेशन है वो कितनी है, हमारे पास कितने जहाज़ हैं, पाकिस्तान के पास कितने जहाज़ हैं। तो ये सारी बातें मेरे मन में आती हैं। लेकिन दुख की बात है कि इन बातों पे पार्लियामेंट में चर्चा नहीं हुई। सरकार ने ये नहीं बताया कि ये कैसे हुआ। विपक्ष के लोग सवाल पूछते रहे, वो जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं थे। और किसी ने ये भी नहीं बताया, डिफेंस मिनिस्टर ख़ास उनको बताना चाहिए था कि हमारी जो सुरक्षा की व्यवस्था है, डिफेंस मिनिस्ट्री की व्यवस्था है, वो कैसी है, क्या हम तैयार हैं, अगली लड़ाई के लिए तैयार हैं, क्योंकि कहते तो हैं कि हम POK को कब्ज़ा कर लेंगे,
लेकिन अब तक तो शुरुआत भी नहीं हुई। तो इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। हमारे पास 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया, और उनके ज़रिए से हम सुनेंगे कि ये इश्यूज़ क्या क्या थे और उनके मन में सवाल क्या हैं। संजय जी, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। आप 4 टर्म मेंबर ऑफ राज्यसभा रहे हैं और 2004 से अब तक आप कंटिन्यूसली मेंबर ऑफ राज्यसभा हैं। 1980 में आप रिपोर्टर थे और आप ठाकरे साहब के बहुत करीब भी थे, और आपने कुछ ऐसी बातें कही पार्लियामेंट में जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। गौरव, knew your father so well. He was such a good friend of mine. Yes. और 3 बार वो चीफ मिनिस्टर रहे आसाम के जी। और एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। आपने मतलब के 3 बार आप एमपी रह चुके हो। थैंक यू। बीटेक आपने किया आईपी यूनिवर्सिटी से, फिर आप न्यूयॉर्क गए, वहाँ आपने वैगनर स्कूल से आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री ली। 2014 में आप डिप्टी लीडर बने, उसके बाद अभी भी आप डिप्टी लीडर हो और बड़ी बेबाकी से आप अपनी बात पार्लियामेंट में रखते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। सागरिका, आप तो हमारे कॉलेज से ही हैं और आपके पिता हमारे दोस्त भी थे, भास्कर जी, और आप मतलब के रोड स्कॉलर भी रहीं। रोड स्कॉलरशिप से आप ऑक्सफोर्ड गई, आपने सेंट एंटनी से एमफिल किया, मॉडलिन कॉलेज से आपने अपनी डिग्री ली इन मॉडर्न हिस्ट्री, एंड 1991 में आपने जर्नलिज्म शुरू किया। टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, आउटलुक, CNN, IBM, जहां आप होस्ट करती थी फेस द नेशन। आपका इंटरव्यू किया था मैंने, CNN बहुत बार किया था। बड़ा आप मुझे बहुत तंग करती थी। जी, जरूर करती थी। और आपने फिर किताबें भी लिखी जी, और 2 तो फिक्शन लिखी, और फिर एक द मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा जी और द मोस्ट पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। और उसके बाद आपने लिखा है किताब मैनिफेस्टो फॉर इंडियंस हु बिलीव इन इंडिविजुअल फ्रीडम। आप भी बेबाकी से बात करती हैं पार्लियामेंट में, तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। संजय, ये बताओ कि इस चर्चा में केवल तू मैं हुआ, ये सही है कि गलत है? ये तो जब से देश में मोदी की सरकार आई है तब से पार्लियामेंट और डिबेट का महत्व कम कर दिया है, क्योंकि ये जो लोग हैं जिनके हाथ में इस देश की पार्लियामेंट की विधानसभा की सत्ता है, वो डिबेट के माध्यम से, डेमोक्रेसी के माध्यम से लोगों को बताना नहीं चाहते कि क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। जो हमने पहले देखा है, हमने बहुत से सरकारें देखी है, अटल जी की भी देखी है, उससे पहले राव साहब की भी देखी, हम यहाँ थे। नरेंद्र मोदी ये कभी भी अच्छे पार्लियामेंटेरियन नहीं थे। पार्लियामेंट से डरने वाले जो लोग हैं वो कभी देश का नेतृत्व ठीक से नहीं कर पाते, वो हमेशा यहाँ वहाँ भागते हैं, वैसे मोदी जी भागते हैं। देखो, पार्लियामेंट में बैठे रहते लेकिन हाउस में नहीं आते या विदेश में रहते हैं, तो बिजी रहते हैं, बहुत बिजी है। वो ऐसे ऐसे देश निकालते हैं ढूंढकर और वहाँ जाकर बड़ी बड़ी बात मेडल्स लेकर आते हैं वहाँ से। देखिए, ये हम बार बार ऑपरेशन सिंदूर या पहलगाम के बाद हम बोल रहे थे सब लोग कि हम आपके साथ हैं, पूरा देश आपके साथ है, विपक्ष आपके साथ है, आप जो एक्शन करना है आप कर लीजिए, लेकिन एक दिन का तो आप स्पेशल सेशन लेकर हमसे बात करिए, हमारे भी कुछ सुझाव हो सकते हैं। ये देश की बात है, ये बीजेपी की बात नहीं है या आपके मन की बात नहीं है, ये राष्ट्र की बात है। लेकिन वो माने नहीं। अब 3 महीने के बाद, बहुत संघर्ष करने के बाद हमको ये सहजता से टाइम नहीं मिला है। 2 दिन हमको हाउस बंद करना पड़ा है, हमको संघर्ष करना पड़ा। फिर इतने राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दे पर भी ये लोग हमको बात नहीं करने देते। और जब बातचीत शुरू हो गई तो आपने देखा होगा कि बातचीत इसलिए होती है ऐसे विषय पर कि हम जो विपक्ष है, सत्ता में जो मंत्री बैठे हैं, उसने कम बात करनी चाहिए। ऐसे मामले में विपक्ष जनता की आवाज़ है। असल में डेमोक्रेसी में विपक्ष जो होता है वही जनता की असली आवाज़ है, वो जनता के साथ रहते हैं। सत्ता में है वो आपकी बात बाद में रखो, लेकिन बार बार ऑपरेशन सिंदूर में बोलने नहीं दिया, हमको डिस्टर्ब किया गया। और कितने बोलते हैं सरकार के लोग, 4 मिनट आपको दिए गए, हमको 4 मिनट दिया, हमारी बात छोड़ दीजिए।
प्रधानमंत्री 2 घंटे बोलते हैं, अमित शाह 2-2 घंटा नड्डा जवाब साहब देते भी हैं, 1 घंटा बोलते हैं। नड्डा साहब बोलेंगे, फिर विदेश मंत्री बोलेंगे। भाई पूरा आप जो डिबेट है, इम्पोर्टेंट डिबेट है, वो पूरा डिरेल कर लेते हैं। और बात क्या करते हैं पंडित नेहरू, हाँ, सरदार पटेल, 50 साल पहले क्या हो गया, 60 साल पहले क्या हो गया। अरे भाई आज क्या वर्तमान में जियो। पहलगाम का अटैक अभी हुआ है, अभी ताज़ा है, लोगों का सिंदूर उजाड़ा है, लोगों का आक्रोश महिलाओं का अभी चल रहा है, उसके ऊपर कोई बात नहीं किया। देखिए प्रधानमंत्री ने कुछ बात किया उधर, नहीं किया। किसी का नाम लिया, हाँ जो मर गए नाम लिया। प्रियंका गांधी जब वो लिस्ट पढ़ रही थी, हाँ वो दुर्भाग्यपूर्ण लोगों की, तो वहाँ से हिंदू 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 हिंदू, ये कोई बात है? कोई गंभीरता से नहीं लेंगे ये लोग इस प्रकार की बातें भी। यहाँ भी आप धर्म की बात करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर, देखिए अगर हम कुछ बोलेंगे हिंदू विरोधी है, ये राष्ट्र विरोधी है। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन यमुना, ऑपरेशन सरस्वती, आप सैन्य के अभियान में भी धर्म लाते हो, तो हमारे सैन्य का इनकरेजमेंट कैसा होगा? उससे पहले हमने देखा है ना ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पोलो, ये नाम हमने हमारे देश में देखे हैं। और बहुत सीक्रेट ऑपरेशन होते थे। जी हाँ, पंडित नेहरू ने किया है, इंदिरा जी ने किया है, जैसे कि श्रीलंका में राजीव जी ने किया है मिलिट्री ऑपरेशन, ऑपरेशन ब्लू स्टार। उस ऑपरेशन ब्लू स्टार, उसमें धर्म को नहीं लाया है, बिल्कुल सही। उसमें स्ट्रेट मिलिट्री को, आर्म फोर्स को सीधा कहा है कि आप कर लो, हम आपके साथ है। यहाँ तो प्रधानमंत्री का हस्तक्षेप पूरा रहा, फिर गृह मंत्री का हस्तक्षेप रहेगा, कैसा चलेगा ये? क्या कहा हमारे आर्मी चीफ ने बाद में, वो एक उसका बयान सुना मैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो कहते हैं कि हमको इजाजत नहीं दी गई, इजाजत नहीं दी और आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। वेपन्स हो या और कुछ हो, क्या बनता है हमारे पास मुझे बताइए। राफेल बाहर से आएगा, कोई रशिया से और विमान आ जाएंगे, ठीक है 10-11 साल आपके हाथ में है, उससे पहले 6 साल अटल जी के हाथ में सत्ता थी, फिर आपने क्या किया? आप पंडित नेहरू की बात अभी करते हो। मैं तो कल बोला कि पंडित नेहरू अगर सरदार पटेल अगर प्रधानमंत्री सचमुच बनते तो बनना चाहिए था 1 महीने के लिए। सबसे पहले सरदार पटेल ने आरएसएस के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया था वो जीवन भर लगाते थे ये लोगों के ऊपर। आप तो इतिहास की बात आपने भी शुरू कर दी क्या? नहीं, बार बार जो कहते हैं ना, और आज जो हमारे सामने बैठे हैं सत्ता पे वो दिखते नहीं। ये पंडित नेहरू की देन है, उनकी डेमोक्रेटिक जो विजन थी, इसके लिए तो सामने ये लोग बैठे हैं, नहीं तो ये खत्म हो जाते हैं। गौरव जी ये बताइए कि 400 किलोमीटर कोई अंदर आ जाए तो सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है कि देश को बताएं, पार्लियामेंट में कहें ये कैसे हुआ। चर्चा क्या हुई वहाँ? देखिए यही तो अफसोस की बात है कि जो बयान जो सत्ता पक्ष की तरफ से आए वो एक प्रकार से लोगों को पहले से ही पता था कि लोग आए, 26 लोगों की हत्या हुई, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, डिप्लोमेटिक डेलीगेशंस बाहर गए, तो लोग इस चर्चा का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कुछ नया कुछ जानेंगे, सरकार अपने तरफ से कुछ नया पहल लेगी। और 2 चीज़ें यहाँ पे बहुत साफ साफ निकलना चाहिए था। सबसे पहले क्योंकि हाल में ही पहली बार सरकार के तरफ से उन्होंने कबूल किया कि हाँ हमारी चूक हुई। ये जो बात कुछ हफ्ते पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने कहा वो तो बहुत पहले ही शुरुआत में कह देना चाहिए था। आज इतने दिन बाद जब उनका टर्म अगस्त के पहले हफ्ते में खत्म होने वाला है, अब जाके वो कबूल करते हैं कि हाँ हमसे चूक हुई। चलिए पहली बार सरकार की तरफ से आया, लेकिन वो एक यूनियन टेरिटरी है। जम्मू कश्मीर जैसा सेंसिटिव जोन की सुरक्षा की जिम्मेवारी उनके हाथों में नहीं, वो सीधा सीधा होम मिनिस्टर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के दायरे में पड़ता है। और पूरा 1-1.5 घंटे का भाषण दिया और गृह मंत्री ने एक बार भी नहीं कहा कि हमसे भूल हुई,
हम देश के सामने क्षमा मांगते हैं। हम कुछ हफ्ते पहले वहाँ पर हमने सिक्योरिटी की रिव्यू की, हमें ये जानकारी नहीं मिली, ये हमने चूक निकाला। क्या सीखा आपने, क्या सबक सीखा आपने? उल्टा अपने बड़े विस्तार से आपने ऑपरेशन महादेव की बात की कि किस प्रकार से रात में फॉरेंसिक निकाला, 3 साल के पुराने क्या चॉकलेट रैपर्स मिले या बहुत पुराने चॉकलेट रैपर्स मिले, वोटर आईडी कार्ड अभी भी उन लोगों के पास है, ये भी उनको आपने निकाला। तो आपने बहुत व्यापक रूप से ऑपरेशन महादेव तो आपने समझाया, लेकिन उसी व्यापक रूप से आपको नहीं समझाना चाहिए था कि कैसे ये लोग घुसे, कैसे ये लोग लापता थे, कैसे वो लोग वहां पहुंचे, कैसे आपके सिक्योरिटी व्यवस्था में अपने जेब में वोटर आईडी कार्ड है, चॉकलेट के रैपर है, वोटर आईडी कार्ड सब उनके पास, जल्दी से खुद पता चल जाए। तो एक रात में ही जिस दिन चर्चा शुरू हुई आपने ये बताया, लेकिन आपने ना ये बताया, ना आपने क्षमा मांगी, ना नैतिक जिम्मेवारी ली। जितना साहस एलजी साहब ने किया उतना साहस देश के गृह मंत्री के पास नहीं। और वे गृह मंत्री जिसके समय में उरी हुआ जो बहुत ही घातक था, वे गृह मंत्री जिसके समय में पुलवामा हुआ जो बहुत ही दर्दनाक था हुआ, और वे गृह मंत्री जिसके समय में पहलगाम हुआ जो हमने जो दहशत जिसका दहशत आज भी हम अनुभव कर रहे। आप में एक शब्द भी आप क्षमा मांगने में आप इतनी साहस नहीं क्या? और राज्यसभा में क्या बोले, निपटा दूंगा। अरे 26 लोग निपट गए, आपका जिम्मेवारी था, आपको निपटाने का शब्द भी ठीक नहीं, पूरा गलत। और किस संदर्भ में? गृह मंत्री को शोभा नहीं देता राज्यसभा पार्लियामेंट के इन हाउस। तो ये बहुत। और दूसरी बात जो मुझे लगा, जिस बात का थोड़ी विस्तार रूप से हमें चर्चा हमें करनी चाहिए थी, जो इस बात का जिक्र आज राहुल गांधी जी ने भी कहा, बहुत से विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा कि इस बार युद्ध अलग था, युद्ध की परिभाषा अलग थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स, और युद्ध किसी एक देश के साथ नहीं, युद्ध कई देशों के साथ हो रहा था। सामने हमें पाकिस्तान देख रहा था, लेकिन पाकिस्तान के सेना और वायुसेना के पीछे कई देश थे। चर्चा ही नहीं हुई इसके बारे में, बिल्कुल नहीं। तो विपक्ष में नहीं ये बात रखी, विपक्ष में भी नहीं ये बात। विपक्ष ने जहां जहां देखिए समय जहां 20 मिनट 25 मिनट मिले, बहुत से एटलीस्ट लोकसभा में कई सांसदों ने ये बात रखा कि इस बार हमारी लड़ाई पाकिस्तान के साथ नहीं, इस बार पाकिस्तान के पीछे चाइना था। इस बात का साफ साफ जिक्र अखिलेश जी ने भी कहा, इस बात का साफ साफ जिक्र हमारे राहुल गांधी जी ने भी कहा, और मैंने भी अपने भाषण में, जो लेफ्टिनेंट जनरल राहुल डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ राहुल सिन्हा हैं, जिन्होंने फिक्की में यह बात कही, उन्होंने खुद कहा कि चाइना पाकिस्तान के एयरफोर्स को बहुत सूचनाएं दे रही थी। ये बात हमारी भारतीय सेना के बड़े अफसर कह रहे हैं। लेकिन डिफेंस मिनिस्टर को बताना चाहिए था कि हमारी जो सेना की व्यवस्था है इतनी मजबूत है कि आने वाले दिनों में वो चाइना और पाकिस्तान के साथ मुकाबला कर सकते हैं। कितने हम आत्मनिर्भर हैं, इस प्रकार के बात इस बारे में तो चर्चा होनी चाहिए। देखिए, यही तो एक जो मैंने शुरुआत में कहा, सदन में सत्ता पक्ष का काम होता है कि वो जनता के हित में कार्यक्रम ले, और विपक्ष का कर्तव्य होता है कि हम जनता के हित में सवाल पूछें। सवाल पूछना हमारा कर्तव्य है, लेकिन जब सवाल पूछते हैं तो हम पाकिस्तानी बन जाते हैं, हम एंटी नेशनल बन जाते हैं। जब हम विपक्ष का ही कर्तव्य निभा रहे हैं, उसी संवैधानिक कर्तव्य का हम निभा रहे हैं जो जिसका संविधान का निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे, तो कहीं ना कहीं मुझे समझ नहीं आता कि ये सरकार सवालों से इतना डरती क्यों है, उत्तर देने में इतना हिचकिचाती क्यों है। क्योंकि देश में तो धैर्य है सच्चाई सुनने का, लेकिन सरकार के पास उनकी जो मानसिक सोच है कि ताकत का मतलब ये है कि हम सवाल उठने ही नहीं देंगे। ताकत का मतलब ये नहीं, ताकत का मतलब है कि जहां चूक हुई आप उससे सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं शाकिर जी के, जो इंटेलिजेंस सिस्टम होता है वो जब तक आप जनता के बीच में जाके इंफॉर्मेशन नहीं लोगे तब तक आपको इंफॉर्मेशन पहुंचेगी नहीं।
बिल्कुल, ठीक है ना। बिल्कुल। अच्छा, ये जो सिस्टम इनका है ये पूरा सेंट्रलाइज्ड है। 8 अप्रैल को गृह मंत्री जी जम्मू कश्मीर पहुंचे और उन्होंने एक सिक्योरिटी की मीटिंग की जिसमें इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी की व्यवस्था का उन्होंने चर्चा की लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ। उसमें इन्होंने उमर अब्दुल्ला को नहीं बुलाया। इनफैक्ट जो मुझे जानकारी है कि कोई भी सिक्योरिटी मीटिंग हो उसमें उमर अब्दुल्ला को बुलाया नहीं जाता। दूसरी बात, जो इन्फॉर्मेशन आती है वो जनता द्वारा आती है सरकार के पास। अच्छा, आप जनता को, हाँ, जनता को आप दरकिनार कर दोगे, जनता के साथ बातचीत नहीं करोगे, आप जम्मू कश्मीर के लोगों को, स्टूडेंट्स को बाहर जाकर मारोगे, उनको जलील करोगे और इंटरनेट बंद कर दोगे और ऐसी व्यवस्था पैदा कर दोगे कि जो अस्पताल नहीं पहुंच पाए। जब 370 हुआ तो जो कॉन्फिडेंस लोगों का है वो ख़त्म हो जाता है, और अगर कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाए तो वो फिर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, क्योंकि सोचते हैं इन्फॉर्मेशन देंगे तो हमें ही सोचेंगे ये टेररिस्ट है। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्या आप इससे सहमत हैं? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कपिल जी। और सबसे पहले ये इसका आंसर देने से पहले मैं थोड़ा संजय जी की बात दोहराऊंगी कि हमारा जो संसदीय लोकतंत्र है, ये इसमें पार्लियामेंट जो होता है ये विपक्ष का घर है। विपक्ष पार्लियामेंट में बोलता है और सत्ता पक्ष पार्लियामेंट में नहीं बोलते हैं। जहां तक मैं समझती हूं कि संसदीय लोकतंत्र का ये मतलब है, क्योंकि जवाब देता है, क्योंकि विपक्ष का कोई एग्जीक्यूटिव रोल नहीं होता है संसदीय लोकतंत्र में। विपक्ष पार्लियामेंट में काम करता है, पर विपक्ष की आवाज ही दबाई दी जाती है। और ये मैं कहूंगी एक पत्रकार होने के नाते कि ये सरकार अपनी इमेज और अपनी मीडिया नैरेटिव और इमेज मैनेजमेंट और मीडिया मैनेजमेंट में इतनी फंसी हुई है कि ये सच्चाई का सामना नहीं कर पा रही है, ये सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि इनका सबसे बड़ा मकसद है अपना मीडिया मैनेजमेंट करना, नैरेटिव मैनेज करना, इमेज मैनेज करना, अपना इमेज को सही करना, यही है उनका मकसद। तो इसीलिए वो जो असलियत है, जो सच्चाई है, इसका सामना नहीं कर पाते हैं और ये एक ग्रैंड डिल्यूजन में रहते हैं, क्योंकि हर टाइम इनको अपना इमेज बनाना है। जैसे आपने कहा कि देखिए, अगर आपने कश्मीर से स्टेटहुड छीन लिया है, अगर अब कश्मीर एक केंद्र शासित इलाका है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि वहाँ का कानून व्यवस्था, क्योंकि आप संभालते हैं, आप वहाँ का सरकार से आप मिलिए, बातचीत कीजिए, लोग मतलब कोऑर्डिनेशन कीजिए। जैसे आपने ठीक कहा कि उमर अब्दुल्ला को एक साइड में रखते हैं, उमर अब्दुल्ला, पुलिस का कंट्रोल इनके पास है। और देखिए, इतनी बड़ी सुरक्षा की चूक कि वहाँ हजार लोग जाते हैं बैसरान मैदान में, और आप उस बैसरान मैदान में कोई फोर्स नहीं रखा, आपको पता ही नहीं है कि वहाँ टेररिस्ट हैं। और गृह मंत्री ने सर्वदलीय बैठक को मिसलीड किया, कहा कि उन्हें पता ही नहीं था, कि प्रशासन को पता ही नहीं था कि टूरिस्ट वहां बैसरान मेडो में गए हैं। और फिर उसने गृह मंत्री ने ये मिसलीड किया कह के कि उनको पुलिस परमिशन की जरूरत थी, वो पुलिस परमिशन के बगैर वहां चले गए, जब ये सरासर असत्य है। कभी पुलिस परमिशन की जरूरत नहीं है बैसरान मैदान में जाने के लिए। तो यही मैं कह रही हूं। और जैसे गौरव जी ने कहा कि भाई 26/11 के बाद चीफ मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया, गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया, इस सरकार क्यों किसी की जवाबदेही नहीं कर सकती है और कोई दायित्व नहीं ले सकती है? कपिल जी, मुझे लगा का इस्तीफा नहीं उनका हुआ, इस्तीफा, तो बात है। और मुझे ये जो बहस में ये जो चर्चा हुई है सदन में, मुझे लगा कि ये अपना दायित्व को स्वीकार ही नहीं करना चाहते हैं। सब दोषी हैं, हम विपक्ष दोषी है, जवाहरलाल नेहरू दोषी है, पर इनके पास कोई दोष नहीं है। क्या फर्क पड़ता अगर गृह मंत्री हाथ जोड़कर कहते कि मुझे माफ कर दीजिए? बड़ा फर्क पड़ता। आप कैसे कहती हैं क्या फर्क पड़ता? नहीं, क्या उनको क्या मतलब नुकसान होता? सॉरी, रॉन्ग वर्ड। उनको क्या नुकसान होता कि वो मैं माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दीजिए, ये इतनी बड़ी चूक हुई है हमसे? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इमेज मैनेजमेंट। ये इमेज मैनेजमेंट में इतने फंसे हुए हैं कि वो माफी नहीं मांग सकते हैं, वो स्वीकार नहीं कर सकते हैं और जिम्मेदारी नहीं ले सकते। मैं थोड़ा इससे अलग से आपको थोड़े आंकड़े बताता हूँ आप सबको कि 2014 में हमारी सरकार गई
उस समय जो टोटल डेथ्स मृत्यु हुई सिविलियंस की और सुरक्षा कर्मियों की वो 189 थी। 2016 में ये बढ़ के 257 हो गई, 357 हो गई 2017 में। 2018 में 452 हो गई, 2019 में 283, 2020 में 321, 2021 में 254। मतलब कि 2014 के बाद टेररिज्म बढ़ा और 2019 के बाद और बढ़ा। इसका क्या मतलब है कि ना 370, ना पुलवामा के बाद बालाकोट, ना सर्जिकल स्ट्राइक्स का कोई असर कुछ काम नहीं करा क्या? और ये यूज कहते हैं और जनता में जाकर कि कश्मीर नॉर्मल है। नॉर्मल है, वहाँ टेररिज्म हमने खत्म कर दिया, और आंकड़े कुछ और बताते हैं। बात ऐसी है कि जब बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक किया तो ये लोग क्या बोल रहे थे, अब पाकिस्तान की कमर तोड़ दी, बिल्कुल बिल्कुल, अब पाकिस्तान कभी उठेगा नहीं, जी हाँ, पाकिस्तान के टेररिज्म का अड्डा हमने पूरा उध्वस्त कर दिया। फिर बिल्कुल नहीं हो गया। ये जो आंकड़े आप बता रहे हैं ना, ये आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान की कमर ये लोग नहीं तोड़ पा रहे हैं, क्योंकि डरपोक लोग हैं, जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात है कि जैसे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने कहा कि हमारी चूक हो गई, उससे पहले पुलवामा के बाद सत्यपाल मलिक ने क्या कहा था, यही कहा था ना कि सिक्योरिटी में चूक हो गई है। ये लोगों ने क्या किया, 40 हमारे जवान मारे गए। सत्यपाल मलिक जी ने, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, Yes. सत्यपाल मलिक जी ने इंटरव्यू में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही। हाँ। उन्होंने कहा कि जब पुलवामा की घटना घटी उस समय मोदी जी कोई वाइल्ड लाइफ शूट पे जिम थे, कॉर्बेट में थे। जिम कॉर्बेट में जिम थे, कॉर्बेट वो बेयर Shooting ग्रिल्स कर के रहे साथ। Netflix। और सत्यपाल मलिक जी नरेंद्र मोदी को फोन करके उन्होंने बोला कि ये हुआ है, और मोदी जी ने सत्यपाल मलिक को कहा कि सबसे पहले एक बिल्कुल चुप हो जाओ, कुछ नहीं बोलना है, किसी को कुछ नहीं बोलना है। तो ये उनका डिफॉल्ट रिएक्शन होता है कि जो भी होगा चुप हो जाओ, मीडिया को मैनेज कर लो, चुप हो जाओ, कुछ नहीं बोलो। शंकर जी भी इसीलिए चुप हैं। हाँ शायद उनका भी मुंह बंद करके रखा है ना, ये क्योंकि उनका ये रिएक्शन होता है कि कुछ भी हो हम कुछ बोले, हमें कुछ उनकी नहीं बोलेंगे। डेमोक्रेसी यही है कि सामने वाला का मुंह बंद करो। मुंह बंद करके जब मुंह बंद भी करके राष्ट्र पर कोई संकट आता है तो सबसे पहले सन्नाटा सन्नाटा बंद करो, सन्नाटा, कोई बात नहीं करेगा, कोई नहीं बोलेगा। कोई बोलेगा तो नहीं तो ईडी भेज देंगे। ईडी और भेज अगर देंगे, पूछोगे तो देशद्रोही हो, देशद्रोही हो, और या अब ये anti-national हो। कमर तोड़ गई। अभी भी क्या, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये लोगों ने क्या किया, घर घर में सिंदूर इवेंट शुरू किया, घर घर में सिंदूर। लोगों ने विरोध किया। नहीं, हमने देखिए विरोध क्या, महिला ममता जी ने कहा, सबने महिला कहा, होने के नाते ये क्या राजनीति है, घर घर में सिंदूर है, ये लोग भेजे नहीं, और जो महिला देखिए ये सिंदूर ये सब महिलाओं के हस्बैंड बन गए। हाँ, और क्या। नहीं ये तो एक मतलब हैरेसमेंट की तरह हो गया ना। एक तरह से जब सिंदूर महिलाओं के ऊपर लगता है तो ये हस्बैंड लगाते हैं। किस बात तो कोई की गैर आदमी आके कैसे राजनीति सिंदूर करनी लगा चाहिए, देगा? ये भी उनको पता नहीं है। हाँ, घर घर में सिंदूर, घर घर में सिंदूर, क्या तमाशा बना के रखा था लोगों ने। ये दबाव में, लोगों के दबाव नस में सिंदूर है। हाँ, नस में सिंदूर है। वो सिंदूर मैंने अपने सिंदूर बयान में एक दो कहा, खून में सिंदूर जाता है तो जहर होता है उसका। मैंने अपने बयान में कहा कि आपके नस में सिंदूर नहीं है, आपके नस में सिर्फ इमेज मैनेजमेंट है। हाँ, ये बताओ कि ये आप कह रहे हैं कि हमारी बड़ी उपलब्धि है, ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान को ये पता चल गया कि एवरी सच इंसिडेंट विल बी ट्रीटेड एज अ एक्ट ऑफ वॉर। ये कहा ना उन्होंने। हाँ जी। लेकिन ये बयान इन्होंने पार्लियामेंट में नहीं कहा, उस समय कहा था। लेकिन ये अपनी उपलब्धि क्या मानते, क्या उपलब्धि है इनकी आपके हिसाब से? देखिए, इसमें मुझे लगता है कि वास्तविक सच्चाई ये है कि उरी के बाद भी आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, बालाकोट के बाद भी आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, और शायद ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी आतंकवाद मैं खत्म आपको नहीं बताना चाहता हूं, आतंकवाद नहीं खत्म होगा। और वो खुद कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद अपने शब्दों में कहा कि इसके पश्चात अगला जो होगा, तो वो खुद उन्होंने स्वीकार किया कि ये भी हमने आतंकवाद को
पाकिस्तान से जो आतंकवाद उभरता है उसको हमने ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा खत्म नहीं किया, तो ऑपरेशन सिंदूर का मकसद क्या था फिर? आज जिस प्रकार से देश एकजुट था, जिस प्रकार से सारे राजनीतिक दल एकजुट थे, अगर ये सरकार एक निर्णायक करारा हार पाकिस्तान को देना चाहती थी, उसको सेना को देना चाहती थी, तो देश का राजनीतिक समर्थन रहता, पर इस मौके को उन्होंने गवाया। युद्ध विराम उन्होंने घोषित की, किस मकसद से? क्योंकि आतंकवाद तो खत्म नहीं हुआ, तो किस मकसद से, क्या परिस्थितियां थी जिसके कारण युद्ध विराम हुआ, हम नहीं कह सकते, क्योंकि आतंकवाद तो नहीं खत्म हो रहा। उसके पश्चात उल्टा जो पाकिस्तान, इस आतंकवादियों के पीछे कौन है? पाकिस्तानी सेना है। उसके इतना डिप्लोमेसी करने के पश्चात दुनिया के हर कोने में हमारे सांसद गए, और नतीजा क्या हुआ कि पाकिस्तानी चीफ आज राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बैठते हैं। आज वर्तमान में अमेरिका की सरकार पाकिस्तान में क्रूड ऑयल, कच्चे तेल का निवेश करना चाहते हैं। दुनिया भर के देश आज पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेसी कर रहे हैं। IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, जिसमें हर देशों का एक भूमिका है, वो पाकिस्तान को आर्थिक सहायता देते हैं। तो क्या मकसद हुआ? ना हमने पाकिस्तान को आइसोलेट कर पाए, ना हम टेररिज्म को खत्म कर पाए, ना हम पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़ पाए। तो इसीलिए कहीं ना कहीं, हाँ, नैरेटिव मैनेजमेंट उनकी खासियत है, लेकिन वो इस वास्तविक में देश को ये नहीं बता पा रहे कि ऑपरेशन सिंदूर का क्या मकसद था। अगर आतंकवाद खत्म करने का मकसद था, लेकिन नहीं हुआ, ये खुद वो कह रहे हैं, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, चल रहा है। नहीं, लेकिन ये संजय जी इस बात तो मेरे साथ मानेंगे कि जो अमित शाह जी, उन्होंने राज्यसभा में ये कहा टेररिस्ट हैं वो खत्म हो गए, ये कहा ना उसने। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि जो आदमी 400 किलोमीटर, जो टेररिस्ट 400 किलोमीटर अंदर आ जाए, तो बिना लोकल सपोर्ट के तो अंदर नहीं आ सकता। कैसे हो सकता है? और ये जो ग्रुप है TRF, कैसा गृह मंत्री है, कैसे बात कर सकते हैं? देखिए, ये जो गृह मंत्री, इस ग्रुप के बारे में, ये जो TRF का ग्रुप है, ये तो आज नहीं जन्म हुआ है, ये 2019 से सक्रिय है। 23 और 24 में इन्होंने आतंक फैलाया है, लोगों को मारा है। और ये जो पहलगाम जैसा ऑपरेशन है, जिसमें सैटेलाइट का इंफॉर्मेशन चाहिए, वो यूनिफॉर्म चाहिए, गन्स वहां पे ले जाना है, और पहलगाम के बाद जो ये लापता थे, विदाउट एन इकोसिस्टम नहीं हो सकता। बिल्कुल, यही तो कह रहा हूं। विदाउट इकोसिस्टम कैसे हो सकता है? तो कैसे गृह मंत्री जी ऐसी स्टेटमेंट दे सकते हैं? गृह मंत्री इस देश को फुल टाइम गृह मंत्री नहीं है, ये तो बीजेपी कार्यकर्ता हैं। फुल टाइम गृह मंत्री चाहिए। इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ का देश है, बहुत से राज्यों में, बॉर्डर स्टेट में इस प्रकार से प्रॉब्लम्स है। ये जो गृह मंत्री है, उसका आधा समय जाता है राजनीति में। हाँ, जो समय बचा है वो जाता है सरकार को गिराने में, पार्टियां तोड़ने में, या कांग्रेस को या हम सबको गालियां देने में, या सबके कॉन्स्टिट्यूंसी में जाता है उनका समय। बचा खुचा समय में काम लगता है, जब इस प्रकार की घटना होती है तब वो दिखाता है कि मैं गृह मंत्री हूँ। लेकिन पूरी सिस्टम जो उनकी है, चाहे जम्मू कश्मीर हो, देखो जम्मू कश्मीर को पूरा राज्य का दर्जा देना जरूरी है, ये जरूरी है। और वादा भी किया था इलेक्शन से और बात उमर अब्दुल्ला हो या कोई और मुख्यमंत्री हो, बॉर्डर स्टेट में उसके पास पावर नहीं होगी पुलिस को आदेश देने की, तो सिक्योरिटी में बहुत बड़े लैप्स हो सकते हैं, जानकारी आएगी नहीं। देखिए, मैं और एक और बात कहूंगी कपिल जी, कि देश मजबूत कैसे होता है? देश मजबूत ऐसे होता है जब हम सांप्रदायिकता को कम करते हैं, जब सांप्रदायिकता की जो राजनीति ये कर रहे हैं, इससे क्या देश मजबूत होगा? जिस तरह से आप हिंदू मुस्लिम के बीच में आप पोलराइजेशन कर रहे हैं, जिस तरह से आप कश्मीरियों को एलिमिनेट कर रहे हैं, अटैक के बाद भी करने का कोशिश। देखिए पहलगाम के बाद क्या हुआ, कौन निकले सड़क पे? कश्मीरी निकले,
और उन्होंने टेररिस्ट का विरोध किया कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो कैंडल लाइट मार्च किया उन्होंने। और आप क्या कर रहे हैं, केंद्र सरकार क्या कर रही है? केंद्र सरकार कश्मीरियों को एलियनेट कर रही है। देखिए, सिर्फ रास्ता और सेतु बनाने से काम नहीं चलेगा, आप लोगों के बीच में आपको सेतु बनाना होगा। ऐसा है कि एक पॉलिटिकल नैरेटिव क्या सेट कर रहे थे, धर्म पूछ कर मारा, तो पूरे देश में आग लगाना चाहते थे जी, धर्म पूछ कर मारा, धर्म पूछ कर मारा। देखिए ऐसा नहीं हुआ है, नहीं हुआ है ऐसा। मैं बहुत से जो पीड़ित है उनसे, महाराष्ट्र के है, बाहर है, मैंने बात किया, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन ये लोगों ने धर्म पूछ कर मारा, हिंदू है क्या पूछा। और जो लोग मारे गए उनके परिवार के सज्जनों ने नहीं इस नैरेटिव ऐसा नहीं किया। जैसे हिमांशी नरवाल को जिस तरह से टारगेट किया कि हमें इस हिंदू मुस्लिम झगड़े में नहीं पड़ना। बहुत से पर्यटक जो उन दिनों में जम्मू कश्मीर से निकले, उन्होंने कहा कि स्थानीय कश्मीरियों ने हमारी मदद की। जब कैमरामैन जाता है, कोई पत्रकार जाता है अपने चैनल के एजेंडे के साथ ऐसे कुछ लीडिंग सवाल पूछते हुए, तो वो खुद बोलते हैं कि नहीं, ये साथ हमारे भाई हैं। तो मुझे बहुत गर्व हुआ कि ऐसी राजनीतिक परिस्थितियों में जहां पे सरकार खुद एक नैरेटिव बना रही है, एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, आतंकवादियों का भी एक माहौल बनाने का कोशिश था, उस समय देश राजनीति से ऊपर उठा, सांप्रदायिकता से ऊपर उठी और बोला कि हम दर्द में हैं, हम गम में हैं, हम एकजुट हैं, हम इसका सामना भारतीय होके हम करेंगे। तो मुझे उस समय भारत की ताकत दिखाई दी, भारतीय समाज की ताकत दिखाई दी। और कहीं ना कहीं इस राजनीति का जो धीरे धीरे एक ग्रेजुअल डिक्लाइन हो रहा है, वो भी मैं देख रहा हूं। हाँ, मैं बस एक और विफलता इस गृह मंत्री का जोड़ना चाहता हूं, उरी, बालाकोट, पहलगाम और मणिपुर, दो बॉर्डर स्टेट जहां पे आपने पूरी तरीके से उस स्टेट की जो एकदम संतुलन खराब कर दिया है। प्रधानमंत्री जी आज तक नहीं गए, ना गए ना। तो इसलिए मतलब वो आज किस हक से, गृह मंत्री जी कितनी देरी के बाद एक बार हक से पद में बैठे, मुझे पता नहीं। और बॉर्डर स्टेट और बॉर्डर इलाका, जो बॉर्डर में जो ग्राम है, जो बॉर्डर में जो शहर हैं, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पाकिस्तान के गोलाबारी से वो एकदम बिल्कुल सिटिंग डक्स की तरह थे। उनको ना इवैक्यूएट किया गया, उनको ना कुछ साधन दिया गया, उनको वहां से निकाला नहीं, उनको वहां से हटाया नहीं, वहां कोई अस्पताल नहीं। और वहां सारे संप्रदाय के लोग मरे हैं, सारे संप्रदाय के लोग मरे हैं। जितने, देखिए, हर जीवन अमूल्य है, पहलगाम में या बॉर्डर में, और पूंछ में, रजौरी में, उरी में, तो कितने, मैं गई थी, हमने खुद देखा है, छोटे छोटे बच्चे घायल हैं, जो बुजुर्ग हैं वो घायल हैं। तो आपने बॉर्डर उनके बारे में भी इन्होंने कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, और कोई सुविधाएं भी नहीं थी उनके पास, कुछ सुविधाएं नहीं थी। और वहाँ 18 लोग मरे हैं एम्बुलेंस नहीं थी और 88 लोग घायल हो गए हैं। तो हमने ये पूछ रहे थे कि भाई प्रधानमंत्री थोड़ा बॉर्डर विलेज तो देख के आइए, गृह मंत्री बॉर्डर विलेज तो देख के आइए। क्या वहां की कोई जो जान का कोई मूल्य नहीं है क्या? इसलिए मैं कहता हूं कि ये सब बातें होनी थी सदन में, और एक सदन में एक मर्यादा के साथ, एक गंभीरता के साथ, एक मैच्योरिटी के साथ ये बातें करनी थी। लेकिन लगभग 4 घंटे सत्ता पक्ष के विभिन्न मंत्रियों ने, और लगभग राज्यसभा में भी 4 घंटे उन्होंने सिर्फ पंडित नेहरू को रिपीटेशन पंडित नेहरू के कारण पहलगाम नहीं हुआ है, यूपीए सरकार के कारण पहलगाम नहीं हुआ है, सोनिया जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के कारण नहीं हुआ, 26/11 का भी तो उदाहरण दिया, 26/11 के कारण पहलगाम नहीं हुआ। पहलगाम हुई है। आपने गृह मंत्री ने 8 अप्रैल को सिक्योरिटी रिव्यू की मीटिंग फेल हुआ, इसलिए ये लोग ऐसी और इमेज बिल्डिंग के बारे में मैं और कुछ थोड़ा सा जो गौरव जी की बात में मैं ऐड करना चाहती हूँ कि क्योंकि ये इमेज बिल्डिंग में है और नैरेटिव मैनेजमेंट में है, जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ उसके 12 घंटा के बाद ही हम चारों ओर पोस्टर देखे कि नरेंद्र मोदी सेना के ड्रेस में पोज कर रहे हैं, सेना के पोशाक में नरेंद्र मोदी दिखाई दिए, और चारों ओर ये फैलाया गया कि नरेंद्र मोदी जैसे जंग कर रहे थे, सेना नहीं, नरेंद्र मोदी खुद ही चर्चा का तो मकसद ही ये था, ये कि उनका इमेज बनाने के लिए, उन्होंने याद होगा। तो हम तो बॉर्डर विलेज जाने का समय नहीं है, बिहार गए, सऊदी अरेबिया से वापस आके बिहार गए, चुनावी सम्मेलन में जाकर
अंग्रेजी में भाषण दिया, अंग्रेजी में भाषण अंग्रेजी दिया। में भाषण दिया उस वक्त। और चारों ओर पोस्टर लगे हुए थे नरेंद्र मोदी उस फौज की उस ड्रेस में। अच्छा, मैं इससे थोड़ा अलग होकर एक सवाल, आप ये सवाल बड़ा गंभीर सवाल है। ये जो ऑपरेशन सिंदूर था, ये रुक गया, क्यों रुका, इस पे कई सवाल उठते हैं। मैं आपको अपनी राय देता हूँ क्यों रुका। हमारे देश में हमारे पास इस समय 31 स्क्वाड्रन है एयरफोर्स के। एयरफोर्स का ऑपरेशन था। जो हमारी सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 42 स्क्वाड्रन की है। और इसमें जो 31 स्क्वाड्रन है, इसमें आपके MiG-21, आपके मिराज 2000 एंड MiG-29 एंड जैगुआर्स, ये सारे फेज आउट हो रहे हैं। तो हमारे पास अभी कुछ ही महीनों में हमारे पास 29 स्क्वाड्रन्स रह जाएंगे 31 से। और पाकिस्तान के पास 25 स्क्वाड्रन है। हमारे पास जो जेट्स हैं वो हैं 522। पाकिस्तान के पास जेट्स हैं 450 और चाइना के पास जेट्स हैं 1300। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके पास जो हमारी डिफेंस एयरफोर्स है वो लगभग बराबरी का मामला। बराबरी का मामला। दूसरी बात, हमारे पास जो राफेल है, क्योंकि हमारे पास एक तो राफेल है, एक Su-30 MKI है, हाँ, वो है जो राफेल है वो 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है। लेकिन जो उनके पास एयरक्राफ्ट हैं वो J-10 है और J-17 है, ये चाइना के पास है, तो वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो एक सुपीरियर एयरक्राफ्ट है या बराबरी के एयरक्राफ्ट हैं। अब चाइना अब मैन्युफैक्चर कर रहा है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट कॉल्ड J-20। हमारा जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो AMCA डेवलप कर रहा है और उसकी प्रोडक्शन 2035 में होगी, 2028 में और 2035 में। तब तक चीन के पास 5th जनरेशन होगा और अब वो 6th जनरेशन डेवलप कर रहे हैं। मतलब कि अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती तो निश्चित रूप से किसी की जीत नहीं हो सकती थी, तो इनको लड़ाई कर भी नहीं सकते थे। ये बातें इनको सदन में रखनी चाहिए थी। हमारी जो व्यवस्था है एयरफोर्स की, उसके कैसे बढ़ाएं। और ये मैं नहीं कह रहा ये बात, मैं आपको अब बताता हूँ। एक बयान दिया गया एयर चीफ का, जिन्होंने कहा कि अक्टूबर 2024 में उन्होंने कहा, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, और मैं कोट करता हूँ, दे से दैट ही सेड दैट द इंडियन एयर फोर्स is currently operating with 31 squadrons, the lowest since 1965. Lowest since 1965, when India was engaged in war with Pakistan. We are committed to fighting with whatever we have, while prioritizing the maintenance of current assets and ensuring personnel are properly trained. ये खुद वो कह रहे हैं। February 22 में in a Bangalore air show, they said, I am just not confident about HAL. He said and added, everything in HAL was driven by, or Karenge will happen. Then he said, at the moment we are very badly off. ये मैं नहीं कह रहा, this is again Indian Air Force Chief. At the moment we are very badly off in terms of numbers, and the numbers that have been promised are also coming a little slow. हाँ, और ये भी उसने कहा कि we need 2 fighter squadrons every year to develop our capability. ये है व्यवस्था हमारी एयरफोर्स की। ये बातें कभी सदन में बताई नहीं जाती। समस्या ये है कि अगर हम ये सवाल जो हमारे ही सेना और वायुसेना के बड़े अफसर कह रहे हैं, हाँ। तो सवाल जबकि जायज है, सवाल का आधार है, सवाल सेना और वायुसेना कर रही है, सवाल उनके ही हित में है, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में है, सीमा सुरक्षा के हित में है, लेकिन सवाल को एंटी नेशनल का दर्जा देकर ऐसे कैसे ये तो एयर चीफ का बयान है। मैंने बात रखी कुछ, क्योंकि फिर मेरे पास 4 मिनट का टाइम था, मैं बोल नहीं पाया, लेकिन मैंने कुछ बातें रखी। हमको यही आज देश को समझाना है कि ये सवाल महत्वपूर्ण हैं, ये सवाल जायज हैं, और इन सवालों पर विचार सरकार को करना है, और सरकार को ना सिर्फ जनता को पर हमारे वायुसेना और सेना को भी
बताना है कि आप क्या करने वाले हो, सिर्फ शब्दों के द्वारा नहीं, कार्रवाई के द्वारा। और एक चीज और, एक बहुत इंडोनेशिया में हमारे डिफेंस अटैचे ने कहा, बहुत महत्वपूर्ण बात, कि आपने जेट्स भेजे लेकिन आपने मिलिट्री टारगेट पर मारने पर पाबंदी लगाई। मतलब उनके मालूम तरफ है ना, जो वे बस ये जो मैं बता रहा हूं वो तो उनको मालूम है। उनकी तरफ एयर डिफेंस मतलब सक्रिय है, एयर डिफेंस इज ऑपरेशनल, यू हैव नॉट टेकन देयर एयर डिफेंस आउट एंड यू आर सेंडिंग देम इन अ जोन वेयर द मिसाइल्स कैन रीच। So you have put your pilots in a zone where the jets can be struck down, and simultaneously telling them, don't take out the single biggest threat, which is the air defense. I think that was a very powerful and very important restriction that the political leadership placed on the Air Force. I given you the reason for it. Yeah. मैं जो and you know the defense expert Praveen Swami, I don't know if you've been yeah, following yeah. Sony, I beg your pardon, Sony. He's saying, you know, it's not going to be a two-front war, it's a single-front reinforced war, because पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पीछे चीन है, और उसके पीछे टर्की साथ है, और उसके बाद टर्की है, and there is this thing known as, I'm saying it in English, multi-domain operation system. मतलब पूरा सिस्टम बना हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक, मिलिट्री, एविएशन, नेवल, सैटेलाइट, अंडर सी केबल्स, इंटरनेट, ये पूरा लिंक हुआ है। और उन्होंने जो बताया, अपने आई वाज वाचिंग एन इंटरव्यू, कि जो राफेल जो जा रहे थे वो देख ही नहीं पाए कि मिसाइल कहाँ से आया, क्योंकि 30 सेकंड में वो ब्लाइंड फ्लाई कर, किसी एक ओपिनियन हुआ। पर मैं जो कह रही हूँ कि कहाँ तक गलत हो सकता है, ये हो सकता है, पर व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये कहाँ तक पहुँच गया है, ये जानकारी, जो ये टेक्नोलॉजी, ये क्या हमें पता भी है कि कहाँ तक पहुँच गया है ये मल्टी। हमारी तैयारी नहीं थी, हमारी तैयारी नहीं है, हम प्रिपेयर नहीं है। अरे भाई हम तैयारी कैसे करेंगे जब इन बातों पे चर्चा ही नहीं होती, चर्चा ही नहीं होती, तैयारी नहीं, बजट भी नहीं दे रहे, और सामने पाकिस्तान के साथ चाइना, चाइना के पीछे टर्की, टर्की के पीछे अजरबैजान भी उनके साथ था। अजरबैजान ऐसा एक सिस्टम बना था उनका पहले से, और हमारे पास उसकी जानकारी नहीं है, कोई तैयारी नहीं है, हमारे साथ कोई देश खड़ा नहीं है। अगर हमारे किसी ने पाकिस्तान को कभी कंडेम ही नहीं किया, नहीं कंडेम किया, अगर हमारे एक भी देश हमारे समर्थन में उस तरह से नहीं आया, एक ही नेबरिंग कंट्री हमारे साथ नहीं, और हमने डेलीगेशन कहाँ भेजे, नेबरिंग कंट्री में नहीं भेजे है ना, हमको डेलीगेशन चाइना में भेजना चाहिए। भाई ये ऐसी बात है, आप ये मत करो, हमको डेलीगेशन म्यांमार में भेजना चाहिए, नेपाल में भी भेजना चाहिए, जो बॉर्डरिंग नेशन है, कंट्रीज है, सबसे पहले हमको वहां जाकर उनसे बात करनी चाहिए। देखिए, और जो लोग पाकिस्तान के साथ जो कंट्रीज खड़ी है, अब खड़ी रहे, उनके वहां सबसे पहले हमको जाना चाहिए कि भाई ये है, आप सिचुएशन ये है। आप वो कौन से लाइब्रेरिया जाएंगे, कोंगो जाएंगे, टोंगो जाएंगे, उनका क्या मतलब है यहाँ। और इनके जो डॉक्ट्रिन्स हैं, यू नो द डॉक्ट्रिन्स दे प्रोपाउंड, जैसे बोल देंगे a new normal has been created, और new normal ये है कि every act of terror will be an act of war। अच्छा, ये कैसे गैर जिम्मेदारी, ये कैसे गैर जिम्मेदारी बात है कि हर कोई आतंकवाद आके वॉर कर देगा। वो तो उन्हें चर्चा पार्लियामेंट में जो कही ना, वो कहा कि हम जो व्यवस्था होगी उस समय उसके मुताबिक हम जवाब देंगे। उन्हें अभी उन्होंने कहा, पर ये जो पहले बयान आया था कि ये यू नो एवरी विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर, फिर उन्होंने कहा कि इस तरह से ये जिस तरह से ये ऑल पार्टी डेलीगेशन, जैसे संजय जी ने बता रहे थे, ऑल पार्टी ग्रुप्स को भेजे, तो इससे पहले ऑल पार्टी चर्चा क्यों नहीं होती है? Why don't you take all parties in confidence? What is the point of sending all parties and delegations abroad when you don't take the parties into confidence? So the देश आपने तय किया, डेलीगेशन में कौन जाएगा, किस पार्टी का, वो भी आप तय करते हो। कंसेंसस बिल्डिंग हमारी कोई चर्चा नहीं होती, चर्चा ही नहीं होती है। आप ना तो चर्चा करते हो हमसे, डिफेंस विभाग पे ही वो चर्चा नहीं चाहते। पिछले बार बजट सेशन जब हुआ था, हमने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पर चर्चा मांगी,
डिमांड फॉर ग्रांट्स पे हम चाहते थे कि डिफेंस को लेके एक चर्चा हो, ताकि ये जो बातें हैं, जो हमारे जनरल, हमारे एयर मार्शल, मुझे लगता नहीं है कि आज हमारे एयर मार्शल्स और जनरल्स बहुत खुशी है, क्योंकि उनको भी पता है कि कितने कंस्ट्रेंट में है, कितने पाबंदी में है, कितने रिस्ट्रिक्शन में है। वो खुद देख रहे हैं उनका स्टॉक धीरे धीरे पुराना हो रहा है, उनको अपग्रेड करना है, उनको खरीदना है जल्दबाजी, तो उन्हीं का पैसा भी नहीं है। तो इसीलिए बजट में तो हम ये बात चर्चा चाहते थे। हर्ज क्या है, अगर 5 प्लेन या 4 प्लेन गिरे हैं, अगर राफेल, वो मैं बात जान नहीं रहा, मैं बोल रहा हूँ कि व्हाई नॉट, बजट तक कोई नहीं गिरा, कोई नहीं गिरा। हम तो चाहते हैं, प्रॉब्लम क्या है बताने में कि क्या हुआ, क्या मैं नहीं बात हुआ। पुरानी कर रहा हूँ कि इन सब के लिए जो पैसा चाहिए अपग्रेड करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए, वो हम बजट में जब हम चर्चा की मांग कर रहे थे कि डिफेंस मंत्रालय पे चर्चा हो, उस चर्चा से भाग रहे थे ये। और आज हमको पता है कि जब पीछे से चाइना एक प्रॉक्सी वॉर कह सकते हो, और चाइना आज के तारीख में एक मस्कुलर अप्रोच ले रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया से भिड़ रहा है, वो अमेरिका से भिड़ रहा है, जापान से भिड़ रहा है, तो कल को जाके हमारे एरिया में भिड़ेगा ही। तो इसीलिए जब हमारी सेना, वायुसेना, नौसेना चीन के मुताबिक हमारी संख्या कम है, तो आज के तारीख में तो डिफेंस विभाग में और हमें निवेश करना है और खर्च करना है, पर हम 3% अपना जीडीपी भी नहीं खर्च करते। और ये हमें आंकड़े दिखाते हैं कि आपका टोटल जो पैसे है, स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं है कि हमारे पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं है। अब पैसा खर्च करो, तो आत्मनिर्भर हो गए, आत्मनिर्भर हो गए तो स्वीकार भी नहीं कर रहे। उल्टा पैसे बचाने के लिए उन्होंने अग्निवीर जैसा एक कॉन्ट्रेक्चुअल फोर्स खरीद कर चर्चा है गौरव जी, वो अलग चर्चा है। गौरव देखो, ये तो पार्लियामेंट की बात, स्टैंडिंग कमेटी में भी चर्चा नहीं होती डिफेंस में। ये जो आप जो बात करें वहां तो होनी चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी में जब ऐसे विषय आते हैं तो तुरंत चर्चा रोक देते हैं। स्टैंडिंग कमेटी में चर्चा नहीं हो रही है डिफेंस के बारे में, इन्फॉर्मेशन देना ही नहीं चाहते, सन्नाटा, हर चीज में सन्नाटा। जिस प्रोफेशन से आप बिलोंग करते हैं, जरा उसके बारे में बात की जाए प्लीज प्लीज। ये जो आपकी जो मीडिया है, इसने तो कमाल कर दिया, कमाल कर कराची दिया, कमाल कर दिया। ये जरा बताइए। देखिए, सत्यमेव जयते है हमारा राष्ट्रीय वाक्य, और मैं समझती हूँ कि मीडिया ने सत्यमेव जयते को ख़त्म कर दिया है, क्योंकि जिस तरह से फेक न्यूज़ फैलाई जा रहे हैं, जिस तरह से फॉल्स न्यूज़ फैलाए जा रहे हैं, जिस तरह से मीडिया को मैनेज किया जा रहा है, जो आप कर रहे हैं यहाँ, ये जो चर्चा हम कर रहे हैं, ये तो मीडिया में होनी चाहिए ना। इस तरह की चर्चा मीडिया में होनी चाहिए। इसी पे आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। और मीडिया में तो ये चर्चा होती ही नहीं है। ये दो तो ये मीडिया में चर्चा होती नहीं। मैं तो कहती हूँ कि मीडिया है तो मोदी है। नहीं, मैं मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया है तो मोदी है, क्योंकि अगर मीडिया अपना काम करती, ठीक तरह से अपना काम जैसे वो आपसे सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा, मैं जेन्युइन सवाल, आपने कहा मीडिया मैनेज होती है, और हमें भी पता है कि मीडिया को व्हाट्सएप में ये ट्वीट देते हैं, और हर वो ट्वीट सुबह ट्वीट जाते हैं, बिना कोई एक अक्षर, कॉमा, प्रोनाउंसिएशन कुछ भी बिना बदले वो ट्वीट कर, और मीडिया आपके मैनेज होती। तो ये जो मीडिया ने हमको कराची पहुंचा दिया, ये मैनेज मीडिया था या मीडिया भी मैनेजमेंट के बाहर चला गया? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये बहुत अच्छा मैनेजमेंट है या मीडिया भी अब सब हद पार ये तो एकदम कल्पना के बाहर चला गया कि हम कराची को क्रिएटिविटी आ गया, या ये भी मैनेजमेंट, लाहौर के वो बॉम्ब कर दिया, हमने पूरा कराची पोर्ट को खत्म कर दिया। मीडिया इनके बाहर नहीं चला गया, इनको पता था कि हो रहा है। किनको पता? जब ये मीडिया ये कर सरकार को तो पता है कि मीडिया में क्या पता था, हाँ, उनको रोका नहीं, बंद नहीं किया, रोका नहीं। ये कहना का मतलब यह है कि मीडिया भी नहीं, ये पूरा नैरेटिव मैनेजमेंट है, अदरवाइज रोक देते। ये उसके ऊपर जो बाद में जो ये जान के करवा रहे थे, मैसेज जाना चाहिए कि द होल आइडिया इज जिसके कारण जब सीज़फायर हुआ, नैरेटिव बिल्डिंग नहीं, पर यहाँ पे मुझे लगता है कि उनका मीडिया मैनेजमेंट खराब हो गया, क्योंकि उन्होंने देश के एक्सपेक्टेशंस ऐसे बढ़ा दिए। तो जब युद्ध विराम घोषित हुआ, उस दिन तो एंकरों को चेहरा देखना चाहिए था, उनको तो व्हाट्सएप में कुछ और आ रहे थे, और ऐसा उनका देश का एक्सपेक्टेशन बढ़ा दिया कि जब युद्ध विराम घोषित हुआ, देश ने अपना गुस्सा, देश ने गुस्सा निकाला विक्रम मिश्री की बेटी पर। उस बेचारे का क्या कसूर, वो तो सरकार का वो देखिए, और एक और फिनोमिनन है, एक और फिनोमिनन है जिसके बारे में मैं लिख रही हूँ
एक द सोशल मीडियाइजेशन ऑफ डिप्लोमेसी, मतलब अब जो हमारी जो डिप्लोमेसी है ये सोशल मीडिया ट्रोल्स तय कर रहे हैं कि कौन बॉयकॉट होंगे, किसको यहाँ से निकाला जाएगा, इसको तो ये सोशल मीडिया नहीं 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 यही मैं कह रही हूँ कि दिस इज व्हाट इज नोन यू नो द पोस्ट ट्रूथ सोसाइटी, और ये तय कर रहे हैं कि असलियत क्या है, सच्चाई क्या है। तो मतलब टेररिज्म खत्म नहीं होगा, ये चलता जाएगा। हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है, वायुसेना की इतनी शक्ति नहीं है कि हम हमला करें और इस मतलब के आर पार की लड़ाई लड़ें, पाकिस्तान को ध्वस्त करें, ये हमारी शक्ति नहीं है आज के दिन, ठीक है। और फिर आने वाले दिनों में टेररिस्ट एक्टिविटी तो होगी ही होगी। तो अगर हम आक्रमण इस तरह से आगे नहीं बढ़ा सकते तो फिर क्या हमें बातचीत नहीं करनी चाहिए? लेकिन ये सवाल जो अपनी जो सुरक्षा का सवाल है, डिफेंस सिस्टम का सवाल है, एम्पावरमेंट का सवाल है, वो तो इस पे कोई चर्चा और डिफेंस सिस्टम का सवाल जो आप कह रहे हैं, मुझे तो डर है कि क्या मोदी सरकार को पता भी है कि हमारा दुश्मन क्या क्या टेक्नोलॉजी है। पता का वो तो इलेक्शन जीतना चाहते हैं, उनका बस तो उनका सिर्फ क्या उनको पता भी है कि क्या टेक्नोलॉजी है, क्या वेपनरी है, क्या उनके पास किस तरह के उनके पास जहाज है, क्या उनको पता ही है? मुझे तो लगता है कि उनको पता नहीं है। पाकिस्तान एक कंगाल देश है, पाकिस्तान कंगाल है, लेकिन पाकिस्तान के पीछे चीन है, लेकिन पाकिस्तान के पीछे चीन है, चाइना था। ये सरकार ने चाइना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं अब तक बोला है। नहीं, पूरा 4 घंटे लोकसभा, 4 घंटे राज्यसभा, चाइना में चारों मंत्रियों ने चीन को लेकर चीन को क्या बोला एक चीज भी इन्होंने जिक्र नहीं चीन का नाम ही नहीं लिया। चलिए इस पे जरा हम भी चर्चा, इतने सवाल उठ गए और जवाब नहीं है। और जब तक विपक्ष को कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे तब तक एक राष्ट्रीय नीति नहीं बन सकती। हम तो चाहते हैं कि ये चर्चा सदन में हो, देश को पता चले, और हम चाहेंगे कि जो हमारी डिफेंस सिस्टम्स हैं उसमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हो, और जो भी हम दे सकते हैं नेवी को, एयरफोर्स को, अपनी आर्मी को, उतने में उनको, ताकि वो देश को सुरक्षित रखें। यही हमारा एक मकसद है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।